Hello everyone. Today we are going to study our first chapter of class 11 political science which is political theory and introduction. सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ऐसे आइडियाज़ या सेट ऑफ आइडियाज़ से है जो कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प से हम पॉलिटिक्स को समझना या एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है. हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ में से केवल ह्यूमंस ही हैं जो कई मायनों में बाकी स्पीसीज से बिल्कुल डिफरेंट या फिर स्पेशल है. इसके दो रीज़न. पहला, हमारे पास अपने किसी भी एक्ट को करने के लिए रीज़न और एबिलिटी दोनों है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पहले 4 हाथ पैरों पर चलता था लेकिन बाद में उसने 2 पैरों पर चलना शुरू करा. इसके लिए उसके पास रीज़न होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए. एबिलिटी तो थी कि हमारी फिजिकल बनावट ऐसी थी कि हम 2 पैरों पर चल सकते थे. रीज़न इसके पीछे ये था कि 2 पैरों पर खड़े होकर हमें ज़्यादा दूर तक चीज़ें दिखाई दे सकती थी, जो हमारे शिकार करने के लिए, हमारे खाने के लिए कौन सी जगह सही है, रहने के लिए कौन सी जगह सही होगी, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमारे लिए खतरा है, ये सब हम एनालाइज कर सकते थे. तो रीज़न और एबिलिटी हमारे पास दोनों थी. ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जो हमें अलग करता है बाकी स्पीसीज से. सेकंड पॉइंट है, ह्यूमंस लैंग्वेज के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से हम बाकी स्पीसीज से अलग हैं और इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हम पॉलिटिक्स को डेवलप करने, नए नए प्रिंसिपल को पॉलिटिक्स में ऐड करने में सफल हुए. और इस पूरी बुक में हम इन्हीं पॉलिटिकल आइडियाज़, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स. इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ और पॉलिटिक्स की डेफिनेशंस क्या क्या हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो सबसे कंफ्यूजिंग टर्म है वो है पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के पॉलिस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सिटी या सिटी स्टेट. डेफिनेशन देख लेते हैं. आज के टाइम में पॉलिटिक्स की जो जर्नल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट या कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट करता है बाय एनी मीन्स, तो इस प्रोसेस या एक्शन को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं. सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से जुड़े किसी भी काम को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट या फिर वर्क ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस के वर्क को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना, गवर्नमेंट के वर्क को सपोर्ट या अपोज करना, etc. कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेन फोकस ऑफ पॉलिटिक्स. इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स टर्म या पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में हमारा मेन फोकस किस बात पे रहता है. पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा फोकस फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क ऑफ गवर्नमेंट पे किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन हमारे सोशल, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल या बैंक etc. की प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ डायरेक्ट अफेक्ट होती है. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन ले, जैसे गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस ऊपर या नीचे कर दिए, या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए या कम कर दिए, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वायलेंस की छूट दे दी, या फिर लोगों को वायलेंस करने से रोक दिया, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. यही रीज़न है कि हम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन और गवर्नमेंट के वर्क पे लाइव इंटरेस्ट लेते हैं और उसको मेन फोकस में रखते हैं गवर्नमेंट के. इसी वजह से हम डिबेट और डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट या अपोज करने के लिए, जिससे ही गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रहे कि सोसाइटी में लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट या फिर कलेक्टिव इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी बनाए. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स बियॉन्ड द फोकस ऑफ गवर्नमेंट. अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के फॉर्मेशन और वर्क ऑफ गवर्नमेंट पे ही पूरा फोकस रहता है. वो फोकस का एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा भी पॉलिटिक्स में कई चीज़ें आती है जब हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास आता है यहाँ पे नेगोशिएशन. नेगोशिएशन किस चीज़ का देख लेते हैं. जब हम अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने व्यूज़ को दूसरों को बता नहीं रहे होते हैं. कभी कभी हम उन लोगों के साथ जो हमारे व्यूज़ से एग्री नहीं करते हैं उनके साथ नेगोशिएशन भी कर रहे होते हैं. इस नेगोशिएशन की प्रोसेस में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेशन इन डिबेट, ऑर्गेनाइजिंग एनी मूवमेंट टू सपोर्ट एंड अपोज द अदर व्यूज etc. इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका पीसफुल सॉल्यूशन हो सके और एक कॉमन विल तक हम लोग पहुंच सकें जो सोसाइटी में सबको एक्सेप्ट हो. इसीलिए हम आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन भी करते हैं थॉट्स की, और ये इस बात को इंश्योर करता है नेगोशिएशन कि सोसाइटी का डेवलपमेंट पीसफुली हो सके और सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है डेवलप रेशनल थिंकिंग. रेशनल मीन्स होता है तर्कपूर्ण.
पॉलिटिक्स में नेगोशिएशन हमें मोटिवेट करता है कि हम डिफरेंट लोगों के व्यूज़ को रेशनली एनालाइज करें, जिससे कि सभी के लिए एक बेटर वर्ल्ड इस्टेब्लिश हो सके जहां कोई अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील ना करे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव विल एंड अचीवमेंट ऑफ कलेक्टिव गोल्स। एज अ सोसाइटी हम कलेक्टिव गोल्स को सेट करने के लिए और अपने थॉट्स या विजन्स को आपस में शेयर करते हैं। नेगोशिएशन के बाद ही डिसीजन पर पहुंचते हैं जो कि सभी को एक्सेप्ट होता है। इस तरह से हम थॉट शेयरिंग और नेगोशिएशन के द्वारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो सोसाइटी की कॉमन विल है उसके अकॉर्डिंग जो भी कलेक्टिव गोल्स हैं उनको सेट किया जाए और उनको कॉमन विल के अकॉर्डिंग ही अचीव भी किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है पॉलिटिकली एक्टिव। अब इस पॉइंट से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकली एक्टिव होता क्या है। जब भी लोग एक दूसरे के साथ थॉट्स को शेयर करते हैं जिससे किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को किसी खास रूल या लॉ के फॉर्मेशन या उस लॉ को हटाने के लिए प्रेशराइज किया जा सके, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल लोगों को हम पॉलिटिकली एक्टिव पीपल बोलते हैं। इसके अलावा हमने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि लोगों को पॉलिटिक्स पसंद हो या ना हो, हम देखते हैं कि कई बार हम चाहे जाने या अनजाने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कभी हम पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कभी हम आपस में एक दूसरे के थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अपोज कर रहे होते हैं, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जाने अनजाने हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। अब इसको हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे है। हालांकि कई लोग पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है। सबसे पहला यहाँ पे आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गवर्नमेंट ETC। किसी भी सोसाइटी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट आदि की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने देखा कि पॉलिटिकल का मेन जो सब्जेक्ट है वो है गवर्नमेंट। तो बिना गवर्नमेंट के तो कोई भी सोसाइटी चल नहीं सकती। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो सबके लिए डिसीजन कौन लेगा? एक अथॉरिटी चाहिए हमें, पॉलिटिकल अथॉरिटी हमने गवर्नमेंट बनाई, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता, डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब फिर अपने अपने डिसीजन के लिए आपस में लड़ेंगे, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है स्ट्रेंथन सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशन। किसी भी सोसाइटी के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के लिए सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की बेसिक नीड और एस्पिरेशन को फुलफिल करने का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करेगी। जैसे इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड ही वर्क होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से एजुकेशन लेने या देने का ही वर्क होगा। सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे केवल सोसाइटी के लिए ही वर्क होंगे, जैसे कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा। उसके अलावा जो हम सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते हैं, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब हमारी डिफरेंट नीड्स को पूरा करते हैं। इनको प्रॉपरली वर्क करना होता है जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। अब ये डेवलपमेंट तभी होता है जब ये सारे इंस्टीट्यूशन पावरफुल हो, स्ट्रेंथन हो, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है गवर्नमेंट के पास, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है, वही इन सबको पावरफुल बनाती है। और इसलिए हमें इन सबको पावरफुल बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत भी है, और ऐसा सिर्फ पॉलिटिक्स की हेल्प से ही हो सकता है। थर्ड हमारे पास, या फिर इसी पॉइंट में हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन और इन सब का गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी चीज़ें आगे ठीक तरह से रन कर पाएंगी, तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, टू अवेयर एवरीबडी अबाउट द ऑब्लिगेशन टू ईच अदर। पॉलिटिक्स लोगों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ जो सोशल, इकोनॉमिकल और बाकी इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करती है। उसके अलावा हमें एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति अपने ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करने की क्षमता को विकसित करने का मौका देती है, जिसके बिना सोसाइटी में यूनिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम यूनिटी की कल्पना एक सोसाइटी के रूप में नहीं कर सकते। इसीलिए पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हम पॉलिटिक्स से भाग नहीं सकते। पॉलिटिक्स हमें एक सांप की तरह अपनी कुंडली में जकड़े हुए है।
जिससे लड़ने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरीज। हम पॉलिटिकल थ्योरीज में आखिर पढ़ते क्या हैं? पॉलिटिकल थ्योरीज में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है और हमारी सोशल लाइफ किस तरह से फॉर्म होगी, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेस पे ये फॉर्म होती है, उन कॉन्सेप्ट को हम पॉलिटिकल थ्योरीज में स्टडी करते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरीज में डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ETC की स्टडी हम करते हैं। इसके अलावा इन कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने के लिए जरूरी रूल्स होते हैं जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ETC की भी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उनके प्रिंसिपल्स की स्टडी पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरीज में हम ये भी स्टडी करते हैं कि क्यों इन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन किया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि इन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आज ही हुआ है या फिर इससे पहले इन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल पर कभी विचार नहीं किया गया है। इन कॉन्सेप्ट्स को पास्ट में भी कई बार स्कॉलर्स डिबेट और डिस्कशन के थ्रू क्लैरिफाई करने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे कि इन कॉन्सेप्ट की मीनिंग और सिग्निफिकेशन को समझा जा सके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई पॉलिटिकल थिंकर्स are discussing these concepts in present as many scholars have already clarified the meaning and significance of these concepts in the past also। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या ये होता है कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो पास्ट में एक्सप्लेन किए गए, क्लैरिफाई किए गए, वो पास्ट की नीड के अकॉर्डिंग ही किए गए। प्रेजेंट की नीड के अकॉर्डिंग कौन से कॉन्सेप्ट कितने सही हैं, उनमें क्या क्या सुधार होने चाहिए और किस बेस पे उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज के टाइम की सोसाइटी में, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पास्ट में आपने देखा होगा कि इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी की, निजता के अधिकार की, तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस बात की परमिशन देता है कि कोई भी किसी के पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अब इंटरनेट जब तक नहीं था तब तक तो लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन इंटरनेट के बाद सब हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी बैंकिंग डिटेल, हमारे आपस की चैट, एक दूसरे से हम क्या बात करते हैं, क्या थॉट्स हमारे, क्या हम छुपाना चाहते हैं, वो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कोई भी हैक करके हमारी सारी जानकारी ले सकता है, तो हमारे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है। अब इसमें ये डिबेट रहती है कि गवर्नमेंट को हमारी चैट्स के बारे में या फिर हमारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन क्या क्या हो रही है उन सबको एक्सेस करने का राइट है या नहीं है। अब गवर्नमेंट के इसके पीछे तारीख देती है कि इसमें जो है सोसाइटी की सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो हम सब जब चाहे तब किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन राइट टू प्राइवेसी हमें ये बताता है कि हमारी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी हमारी परमिशन के बिना नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए कि किस हद तक गवर्नमेंट को एक्सेस हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में करना चाहिए, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को आज की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्लैरिफाई करने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट को आज फिर से स्टडी करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, रेगुलर डिबेट डिस्कशन करने पड़ते हैं, रेगुलर जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएगी, उनके अकॉर्डिंग इनको इंटरप्रेट करते रहने की ज़रूरत है। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि प्रेजेंट की चैलेंजेस को देखते हुए इन कॉन्सेप्ट को बार बार इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, तो हमको पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करने की ज़रूरत है। हम आज भी अपनी सोसाइटी में वेरियस रीजंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वेरियस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, और इसलिए हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमें आज भी पॉलिटिकल थ्योरीज न केवल स्टडी करना पड़ता है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई और ईजी बनाने की कोशिश करनी होती है, जिससे कि सभी लोग इन कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकें। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट के चैलेंज के अकॉर्डिंग हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है। दूसरा यह है कि कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि इक्वेलिटी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इसकी समझ उन्हें पॉलिटिकल थ्योरीज की स्टडी के बाद ही आती है, तभी हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को रोक भी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड एंड इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग द टाइम। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, जिससे कि नई जमाने की प्रॉब्लम्स को
इंटरप्रेट किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। लेकिन ये चेंज या अमेंडमेंट ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा चेंज करना है तो उसको चेंज कर दिया। इनकी एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को समझने के लिए या इस प्रोसेस को की समझ को डेवलप करने के लिए हमारे स्कॉलर्स को पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करते रहना पड़ता है और अपनी स्टडी और रिसर्च के बेस पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को टाइम के अकॉर्डिंग फिर से इंटरप्रेट करते हुए कॉमन पीपल को गाइड करना होता है कि किस तरह से कंटेम्पररी वर्ल्ड के नए चैलेंजेस के बीच में हम सोसाइटी में सभी के लिए इक्वेलिटी और जस्टिस को इंश्योर कर सकें। जैसा कि मैंने आपको इंटरनेट का इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, ये वही वाला पॉइंट को इसमें ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेशराइज देम टू मेक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैल्यूज। तो पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेरियस पॉलिटिकल थ्योरीज को समझने के बाद हम अपनी बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल के बेस पर ये डिसीजन ले पाते हैं कि किस तरह से हमारी कॉमनवेल फॉर्म होगी या फिर हमारी कॉमन एज अ सोसाइटी हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, जो कि गवर्नमेंट को मोटिवेट करता है कि किस तरह की पॉलिसीज सोसाइटी को एक्सेप्ट हैं उसी तरह की पॉलिसीज बनाई जा सकें। अगर डेमोक्रेटिक वे में कोई सोसाइटी काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे में ही लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगी, वरना नहीं बनाएगी। इसका एग्जांपल है जैसे कि सोसाइटी का कॉमन विल है कि बैकवर्ड या हैंडीकैप पीपल के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जाने चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। तो गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉमन विल को एनालाइज करेगी, देखेगी लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग आजकल उनको बोला जाता है, अगर वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें पीछे छोड़ दिया जाए या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इक्वल राइट उनके लिए इंश्योर किए जा सके। आप सोसाइटी में अगर सभी लोग या ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो गवर्नमेंट इस बात को एक्सपीरियंस करेगी, एनालाइज करेगी कि सोसाइटी में लोग ये चाहते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी। तो हमारी सोशल वैल्यूज़ के बेस पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया यहाँ पे, ये इस पॉइंट में क्लेरिफाई किया गया। तभी हमें पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम अपनी सोशल वैल्यूज़ को फॉर्म कर सकें, जिसके बेस पर हम कॉमन अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, जिनको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस करे, एनालाइज करे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए जो हमारे कलेक्टिव वेलफेयर के लिए ही बेहतर हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू सर्व अवर कम्युनिटी बेटर। आप में से कई लोग इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन करने वाले हैं और अगर आपको ही इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप ईमानदारी से देश की सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को स्टडी करने और अपनी कंट्री को ज़्यादा बेटर वे में सर्व करने के लिए हम सभी को पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू सपोर्ट एंड मोटिवेट बेटर पीपल इन पॉलिटिक्स। अगर हमें पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी तो हम पॉलिटिकल लीडर्स के गुड वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं और ऐसे लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स में अच्छा काम करते हैं, जिससे कि अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि लोगों की लाइफ के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। और अच्छे और ईमानदार कैंडिडेट्स को चुनकर हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे लीडर्स इन कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पॉलिटिकल थ्योरीज को समझे बिना हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे राइट्स क्या हैं, राइट्स का मीनिंग क्या होता है, किस सीमा तक हमें अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हमारी सोसाइटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रति क्या है या हमारे ऑब्लिगेशन एक दूसरे के प्रति क्या है। ये सब कुछ हम पॉलिटिकल थ्योरी से ही समझ सकते हैं। अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के साथ ही दूसरों की डिग्निटी का वायलेशन ना हो, इस बात की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पॉलिटिकल थ्योरीज की स्टडी करने का एक इम्पोर्टेंट पर्पस है, जिसके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि पॉलिटिकल थ्योरीज के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी अ रीजनेबल एंड इफेक्टिव पर्सन। पॉलिटिकल थ्योरी हमें मोटिवेट करती है कि हम ये समझ सकें कि जस्टिस और इक्वलिटी क्या होता है, इनको प्रोटेक्ट और प्रमोट कैसे किया जा सकता है, जिससे कि हम एक रीजनेबल और इफेक्टिव पर्सन सोसाइटी में बन सकें। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो है टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आज के समय में पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करना इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज की दुनिया भारी उथल पुथल का सामना कर रही है, जिससे इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। कई देश दूसरे देश पर अटैक कर देते हैं या दूसरे देश के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो सके।
और इसके पीछे का रीज़न वो अपनी सोवरेनिटी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन या फिर उनके प्रोटेक्शन को एक रीज़न बताते हैं। आज ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है और इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ के इलेक्टेड लीडर्स अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने और लोगों के सपोर्ट को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल वैल्यूज़ का यूज़ लोगों में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका सबसे अच्छा और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी टेररिस्ट के बचाव में तर्क देना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो असल में भारत के अगेंस्ट में काम करके ऐसे लोगों का वोट लेना चाहते हैं जो उनके सिटीजन हो। लेकिन ज़्यादातर कैनेडियंस और बाकी दुनिया के लोग भी उनकी हिपोक्रेसी को समझते हैं और उनका सपोर्ट खुलकर नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर अवेयरनेस बढ़ी और इसी अवेयरनेस की वजह से लोग सही का सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट हो सके हैं। हम यह कह सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इसमें से सही और गलत में से सही को चुनने की समझ को डेवलप करना ये पॉलिटिकल थ्योरीज के बिना पॉसिबल नहीं है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ चैलेंजेस टू पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस। अब इनको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेन चैलेंज यहाँ पे दो ही हैं। वी नीड टू फेस ग्राउंड रियलिटी बिफोर पुटिंग दीज थ्योरीज टू प्रैक्टिस। इन थ्योरीज को प्रैक्टिस में लाना, ग्राउंड रियलिटी में लाना हमारे लिए एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा कि हमारी जो कॉमन विल होती है सोसाइटी की वो हमारी बेसिक वैल्यूज़ पर ही डिपेंड होती है। अब पास्ट में हमारी सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ ये रही है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाएगा। ये रिलीजन पर वजह से हो सकता है या फिर जो हमारी सोसाइटी में जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी की वैल्यू का पार्ट बन गई है। और हमारे जो कॉमन विल है वो ज़्यादातर इसी तरह से एंशियंट टाइम में या फिर इससे पहले फॉर्म होती थी। लेकिन अब लोग धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरीज की स्टडी के बाद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। तो अब इस पर काम किया जा रहा है। आज भी इस पर काफ़ी काम होना अभी बाकी है। तो एक चैलेंज है जिसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी का हम ले लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमारा राइट है प्राइवेसी होना, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो हमारा राइट टू प्राइवेसी वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में इन कॉन्सेप्ट के मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।